तो डीबीएमएस के 27th पार्ट में स्वागत है। ये ऑलमोस्ट लास्ट ही है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, कोशिश करेंगे जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल देखते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि पता ही चल रहा है कि टाइम चलता रहता है, तो यूनिक वैल्यू असाइन बाय डीबीएमएस फॉर ईच ट्रांजेक्शन इन सीक्वेंस ऑर्डर। एक यूनिक वैल्यू मिलती है हर ट्रांजेक्शन को, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में। कि अगर तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन 1 को 10 मिली है वैल्यू, दैट इज टाइम जो है 10 है, ठीक है, लेट्स से, और ट्रांजेक्शन 2 को 15, ट्रांजेक्शन 3 को 25, तो वो 8 के बाद आएगा। तो ट्रांजेक्शन 8 पहले आ रहा है क्योंकि उसको टाइम स्टैम्प सीक्वेंस के हिसाब से पहले असाइन किया गया है। उसके बाद सबसे लास्ट में ट्रांजेक्शन 5 आ रहा है। तो जो हायर वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो यंगेस्ट होगा, यानी वो अभी अभी ट्रांजेक्शन चालू है, ठीक है, और जो ओल्डेस्ट है वो लोएस्ट होगा। तो एक तरह से वही है कि जितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, जब होगा तो एंड में ये होगा, है ना, तो ये उस समय यंगेस्ट होगा। तो टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी यूज एज ट्रांजेक्शन आईडी, तो हम ट्रांजेक्शन आईडी के फॉर्म में इसको ले सकते हैं। सेकंड है कि टाइम स्टैम्प वैल्यू कैन बी यूज टू सेट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बेसिस पे हो सकता है कि किसी ट्रांजेक्शन को तुम्हें लास्ट में करना है, यानी सबसे यंगेस्ट रखना है, तो हाईएस्ट वैल्यू दे दो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ डेटा आइटम। अगर हम रीड टाइम स्टैम्प की बात करें, एक एक्स है डेटा आइटम, तो हाईएस्ट ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प वैल्यू दैट हैज़ परफॉर्म रीड, कि हाईएस्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू जिसने रीड परफॉर्म करा है, राइट में हाईएस्ट जिसने राइट परफॉर्म करा है। एग्जांपल के थ्रू समझते ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारे पास ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5 है, 5 10 15 20 25 असाइन हो रखी है इनको। तो यहाँ देखो कि डेटा आइटम ए है और डेटा आइटम बी भी दिख रहा है, ए और बी दो दिख रहे हैं। तो हमने आरटीएस और डब्ल्यूटीएस ले लिया। आरटीएस मतलब रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू, और डब्ल्यूटीएस मतलब राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू। क्लियर। तो एक बात बताओ, जब मैंने बोला हाईएस्ट ट्रांजेक्शन, तो ए के लिए रीड सबसे हाईएस्ट क्या वैल्यू? देखो रीड है तो यहाँ पे 5 है, मगर ये हाईएस्ट तो नहीं लग रहा क्योंकि आगे भी मेरे को कहीं ए दिख रहा है। देखो ट्रांजेक्शन 3 में भी रीड दिखा, मगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20 है, तो 20 लिख दिया। क्लियर। फिर ऐसे ही हम राइट टाइम स्टैम्प देखेंगे ए का, तो यहाँ पे राइट ए जो है वन टाइम ही लिखा है ट्रांजेक्शन 1 में ओनली, दैट इज 5, तो 5 लिख दिया। देखो आगे कहीं ट्रांजेक्शन ए दिख नहीं रहा है, मतलब राइट ए दिख नहीं रहा है। क्लियर। सिमिलरली बी के लिए हमारे पास 15 है रीड टाइम, क्योंकि 15 में अगर आप देखोगे तो बी आ रहा है, उसके आगे कहीं बी नहीं आ रहा है, यानी हाईएस्ट वैल्यू ये है। और राइट में बी के लिए 25 है, क्योंकि ट्रांजेक्शन 5 में राइट कराया बी को। क्लियर। तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि लेट्स से कंफ्यूज ना हो तुम, तो एक ही डेटा आइटम ले लिया, ठीक है, रीड यहाँ रीड ए राइट ए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहा है, 10 20 30 40 हमने टाइम स्टैम्प दे रखे। तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए क्या होगा? हाईएस्ट ट्रांजेक्शन, है ना, तो हाईएस्ट ट्रांजेक्शन में टाइम स्टैम्प क्या है? 40 है, तो ट्रांजेक्शन 4। तो समझ में आया? तो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म रीड ए इज ट्रांजेक्शन 4, जिसमें टाइम स्टैम्प है 40। क्लियर। राइट की बात करें, राइट ए जो है वो हाईएस्ट यहाँ पे 30 पे नजर आ रहा है। देखो रीड राइट पहले भी है, मगर हाईएस्ट पूछा जा रहा है, तो 30 है। तो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म राइट ए इज ट्रांजेक्शन 3, जिसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू 30 है। क्लियर। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जैसे ट्रांजेक्शन है, लेट्स से उसकी टाइम स्टैम्प 100 दे रखा है उसको, तो उसके आगे जो भी होगा वो यंगर होंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से। ठीक है? तो एनी ट्रांजेक्शन यंगर देन टी परफॉर्म रीड ए। तो अगर ऐसा होगा, अगर रीड हो रहा है, मतलब ये देखो इसका मतलब क्या है? रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू है ना, तो रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन ये टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ टी है, दैट इज दिस। इसका मतलब क्या होगा कि आगे जाके कहीं ना कहीं रीड हो रहा है, तो यंगर देन टी इज डन। तो यंगर देन टी इज डन रीड है, यानी इस पर्टिकुलर को हम हाईएस्ट नहीं ले सकते। इससे ये समझ में आता है, क्योंकि यंगर जो है उसने रीड कराया आगे जाके, तो हम आगे नेक्स्ट पे चेक करेंगे, है ना। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ट्रांजेक्शन 4 हाईएस्ट थी, उसके आगे कुछ था नहीं, तो हम यंगर की बात नहीं करते। मतलब ट्रांजेक्शन 3 में रीड ए के बाद आगे जाके किसी ने रीड कराया है ना, तो ये देखो रीड टाइम स्टैम्प किसी का ज़्यादा है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, तो इसलिए हम इसको लेंगे हम, ठीक है, हाईएस्ट। तो इसका मतलब यंगर देन टी एग्जिस्ट करती है अगर प्रेजेंट है, नहीं तो नो यंगर देन टी ट्रांजेक्शन रीड ए, ठीक है, रीड आगे नहीं हो रहा है इसका मतलब, ठीक है, यही पर्टिकुलर हाईएस्ट है। तो बेसिक आइडिया देख लेते हैं कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का क्या होगा। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी इक्वल टू सीरियल बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डर। ठीक है, मैंने बताया कि हमारे पास एक पर्टिकुलर 3 ट्रांजेक्शन है, उनकी टाइम स्टैम्प ऑर्डर है, तो यहाँ 10 30 20 लिखा है, T1 T3 T2 है। तो इस ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया सीरियल। अगर हम सीरियल शेड्यूल की बात करें, तो हमारा ये पर्टिकुलर जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल कह रहा है कि अगर हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, यानी एक के पीछे आगे पीछे करके काम करना चाहते हैं, तो मस्ट बी इक्वल टू सीरियल बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डर होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, नीचे एग्जांपल है कि लेट्स से कि T1 T2 T3 है, और जैसे मैंने ऊपर बताया कि 10 20 30 है ना, तो 30 में मतलब ट्रांजेक्शन 2 जो है लास्ट में आ रहा है, तो ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन 1 3 2 इस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि 10 20 30 ये हमने किसके बेसिस पे करा? टाइम स्टैम्प के बेसिस पे करा। तो ये सीरियल शेड्यूल इस तरह का होगा। सीरियल शेड्यूल क्या कहना चाह रहा है कि ट्रांजेक्शन 1 के बाद ट्रांजेक्शन 3 हो सकता है ना, साफ पता चल रहा है। ट्रांजेक्शन 3 के बाद ट्रांजेक्शन 2 हो सकता है, एकदम पता चल रहा है, सही है। और ट्रांजेक्शन 1 के बाद 2 हो सकता है, यानी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स होंगे तो ये अलाउड है। ठीक है, ये अलाउड है। अरे सीरियल के थ्रू हमने देखा, अगर ये चीज़ यहाँ अलाउड हो रही है तो बात सही है, नहीं है तो रोल बैक करना पड़ेगा। देखो कैसे कि हमने आगे करा, रीड के बाद राइट करा, तो यहाँ चेक करा हमने T3 से T2 जा पा रहे हैं, T3 से T2 जा पा रहे हैं। ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ से भी देख पा रहे हो तो पता ही चल रहा है ना। फिर और देखोगे कि यहाँ पे आपने रीड करा बी को, उसके बाद राइट कर रहा है बी को ट्रांजेक्शन 3 में या फिर 2 में, तो दोनों क्या पॉसिबल है? हाँ एकदम पॉसिबल है। T1 से T3 भी जा सकते हैं, T1 से T2 भी जा सकते हैं। मगर एक गड़बड़ हो गई, जब हमने ध्यान से देखा कि रीड करा जा रहा है ए को ट्रांजेक्शन 1 में, मगर उसको हमने राइट करा था ट्रांजेक्शन 2 में, तो ये T2 के बाद T1 कहाँ से आ गया? देखो T1 के बाद T2 चलेगा, या T1 के बाद T2 चलेगा, है ना, मगर T2 के बाद T1 नहीं चलेगा। तो इस केस में रोल बैक करना पड़ता है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को। तो देखो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, अब मैं इसको BTOP बोलूँगा। तो पॉसिबल रोल बैक्स क्या क्या हो सकते हैं?
देखो अब हम बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल समझना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो तुम रीड करने जा रहे हो, अगर उससे पहले राइट हो रखा है ना, तो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के हिसाब से हम रोल बैक कर देंगे भाई। सर मैं सेम डेटा आइटम है, अगर पहले मतलब समझ रहे हो ये चीज़ यंगर है ना, ये टाइम स्टैम्प ये 20 जो है क्या है ज़्यादा है 10 से, तो हमारा ट्रांजेक्शन 2 जो है अगर हम टाइम स्टैम्प ऑर्डर के बेसिस पे देखेंगे तो बाद में आएगा। तो ऐसे केस में अगर राइट हो रखा है और हम रीड करना चाह रहे हैं तो नॉट पॉसिबल, हम रोल बैक कर देंगे ट्रांजेक्शन में बिकॉज ऑफ रीड। समझ में? अब जरा राइट करके देखते हैं बिकॉज ऑफ राइट। तो देखो अगर रीड हो चाहे राइट हो, अगर हम राइट कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो कि टाइम स्टैम्प ऑर्डर में पीछे आ रही है यंगेस्ट से, है ना, तो यंगर से भी बोल सकते हैं, तो हमेशा रोल बैक करेंगे। तो रोल बैक ट्रांजेक्शन 1, रोल बैक ट्रांजेक्शन 1, तो हमने क्या करा, इन तीनों केसेस में हम रोल बैक करेंगे। ये बिकॉज ऑफ रीड था, ये बिकॉज ऑफ राइट था, ठीक है, क्योंकि राइट की वजह से ये रोल बैक हो रहा है। ये राइट नहीं करते तो दिक्कत नहीं थी, ठीक है। राइट ये रोल बैक हो क्यों रहा है, बिकॉज कि इससे पहले जो है वो रीड ऑफ ए और राइट ऑफ ए ट्रांजेक्शन 2 में जिसका ऑर्डर ज़्यादा है, यानी वो यंगर है ना, उस टाइम स्टैम्प ऑर्डर ज़्यादा है, प्रेजेंट है ऑलरेडी, उस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स करी, कंकरेंट करी, मगर ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास एस डैश की। ये अगर एस है तो ये एस डैश के इक्वल होना चाहिए। एस डैश क्या है, ये टाइम स्टैम्प ऑर्डर है सीरियल का, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है तभी हम मानेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो कि ट्रांजेक्शन ये 10 है, ट्रांजेक्शन 1 10, टाइम स्टैम्प 10 20, क्लियर। तो अब ये रीड ए के बाद राइट ए हुआ, तो रीड ए के बाद राइट ए चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका तुम सीरियल ऑर्डर देखो हमेशा सीरियल ऑर्डर निकालना तो हमें दिख ही रहा है, तो सिंपल है, 10 के बाद 20 आता है तो T1 के बाद T2 आएगा, ठीक है। तो आर ए के बाद डब्ल्यू ए पॉसिबल है, भले ही कॉन्फ्लिक्ट पेयर है मगर अलाउड है सीरियल में, मगर उल्टा केस पॉसिबल नहीं है, राइट के बाद रीड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने बताया कि जब हमारे पास ये वाला केस है, रीड वाला पहला वाला केस, ठीक है, राइट के बाद रीड पॉसिबल नहीं है, रोल बैक हो जाता है, क्लियर। और ये रीड से रीड में दिक्कत नहीं होती, सेम डेटा आइटम है, रीड से रीड में दिक्कत नहीं होती, तो नो कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीड रीड ये बताया हुआ है। अब देखो अगर दो केसेस है, अगर रीड ए करता है या राइट ए करता है, दो ही तो केस है, एक रीड का एक राइट का। तो अगर ट्रांजेक्शन इशू रीड ए, तो लेट से कि टाइम स्टैम्प 100 है एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है, वो यंगर कोई आगे आने वाली ट्रांजेक्शन जो हैं वो राइट कर रखी हैं। मान लेते हैं कि ये मैंने क्या बताया था, राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू, राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू अगर लेट से 150 जैसे 100 है ना टाइम स्टैम्प, तो ये 150 पे किसी ने राइट कर दिया, तो यानी किसी यंगर ने राइट कर दिया, तो हम रीड कैसे कर सकते हैं इसको, तो वो रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सवाल आता है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन अगर रीड करना चाह रही है तो पूछा जाता है कि क्या राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा है ये टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ टी से। देखो अगर ये यहाँ पे अगर कोई राइट प्रेजेंट है तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, 150 जो है वो 100 से ज़्यादा है, तो इस केस में रोल बैक हो जाएगा ट्रांजेक्शन जो कि हो रहा है, ठीक है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, नहीं है तो हम अलाउ कर देंगे राइट रीड करना बाई ट्रांजेक्शन। ऑल्सो हम रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू को बढ़ा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रीड टाइम स्टैम्प की तो वैल्यू देखते रहनी है, जो यंगेस्ट होगा उसको रखनी है ना, हाईएस्ट वैल्यू रखनी है, तो मैक्सिमम जो भी होगा रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए या फिर टाइम स्टैम्प ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ये चीज़ समझ में आई क्यों करा हमने, कि जो हम रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए की वैल्यू है उसको हम पता लगाना चाह रहे हैं। ये क्या पता, जैसे तुम यहाँ रीड कर रहे हो, अगर अगर किसी ने यंगर ट्रांजेक्शन में टाइम स्टैम्प में राइट कर रखा है तब तो रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर रखा है तो मान लो रीड कर रखा होगा तो उस केस में वो जो भी रीड होगा वो पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू अपने आप आ जाएगी, वरना कुछ नहीं हो रखा है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज टाइम स्टैम्प ऑफ टी का टाइम स्टैम्प है ना, तो ये हमारा रीड टाइम स्टैम्प में आ जाएगा, दैट इज 100, क्लियर। सेकंड केस आता है हमारा, अगर ट्रांजेक्शन ने राइट इशू करा तो। अब देखो राइट इशू करेगा, मैंने बताया राइट के केस में क्या होता है, बेसिक टाइम स्टैम्प है ना, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में राइट के केस में रीड हो चाहे राइट हो हमेशा हम क्या कर देते हैं, रोल बैक कर देते हैं, अगर रीड राइट निकलती है तो, है ना। तो पहला है कि क्या भाई तू रीड है तो रोल बैक हो गया, क्या भाई तू राइट है, देखो साथ में भी लिख सकते थे, यहाँ कोडिंग की बात नहीं हो रही, बस कॉन्सेप्ट समझो कि ये है हमारा कि रीड टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ए अगर ज़्यादा निकलती है हमारी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प से, तो रोल बैक कर दो। इसका मतलब आगे यंगर जो है वो ऑलरेडी कोई रीड कर रहा है ना, यंगर ट्रांजेक्शन में, यानी हायर वैल्यू है ऑलरेडी, तो रोल बैक हो जाएगा। सिमिलर केस हमारा राइट ट्रांजेक्शन अगर ज़्यादा निकलता है तो, है ना, तो भी रोल बैक कर दो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, मान लो यहाँ आगे कुछ है ही नहीं, तभी तो रीड ना राइट है, तो इसका मतलब यही आखिरी ट्रांजेक्शन थी, तो हम क्या करेंगे, आखिरी ट्रांजेक्शन थी तो हम अलाउ कर देंगे राइट करने को, फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउड है। साथ में हमारा जो राइट ट्रांजेक्शन है ना, सॉरी राइट टाइम स्टैम्प है ए का, वो हम बढ़ा देंगे, उसको कर देंगे टाइम स्टैम्प ऑफ टी, बिकॉज दिस इज द लास्ट वन, है ना। ऐसा केस कब नहीं होगा, जब ये चीज़ें होंगी ही नहीं, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं कि आएंगे किस तरह के क्वेश्चन, ये तो हमने ज्ञान बांट लिया, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि विच ट्रांजेक्शन रोल बैक यूजिंग बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का नाम मेंशन होगा क्योंकि एक और प्रोटोकॉल है वो भी देखेंगे, थॉमस राइट वाली, ठीक है। और देखो ये हमें शेड्यूल दे रखा है, अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प वैल्यू T1 T2 T3 की रखे 20 30 10। अब इसको ध्यान से समझो, थोड़ा सा लॉजिक है बस बेसिक, कि सीरियल बनाने इसको 20 30 10 जो है रिस्पेक्टिव है, यानी T1 की 20 है, T2 की 30 है और T3 की 10 है। तो हम इसका ऑर्डर मेंटेन करें तो 10 पे क्या आ रहा है, T3 आ रहा है, यानी T3 पहले एग्जीक्यूट, है ना। अगर हम इसको टाइम स्टैम्प के बेसिस पे सीरियल ऑर्डर निकाले तो T3 फिर T1 फिर T2, T3 T1 T2, समझ में, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब यही ऑर्डर फॉलो होना, ये सीरियल ऑर्डर है, यही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए यहाँ पे, नहीं होगा तो हमें पता लगाना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन रोल बैक कर रही है, ठीक है। मतलब इसका आंसर आएगा कि T1 रोल बैक कर रही है, मगर देखते हैं कैसे आया। तो हमने लिख दिया कि भाई रीड ए करा, फिर रीड भी करा, रीड में दिक्कत नहीं होती, तो ए बी सी फिर भी लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि रीड ए रीड बी रीड सी रीड बी रीड सी रीड री, क्यों लिख रहे हो भाई जब दिक्कत नहीं है, भाई आगे दिक्कत होगी ना। देखो कैसे दिक्कत हुई कि जैसे रीड खत्म हो गई तो राइट सी आया, जैसे राइट सी आया हमने देखा कि T2 रीड कर रहा है, देखो ट्रांजेक्शन
T2 जो है क्या है, इसका सीक्वेंस नंबर क्या है अभी समझ में आएगा। T2 के बाद T1 आ रहा है ना, रीड के बाद राइट आ रहा है, T2 के बाद T1 आ रहा है, क्या अलाउड है? T2 के बाद T1 नहीं भाई, गड़बड़ है, साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब इस केस में रोल बैक हो जाएगा। क्लियर। आगे वाला केस भी देख सकते हो अगर देखना चाहो कि ट्रांजेक्शन 3 में रीड के बाद राइट हो रहा है, तो रीड के बाद राइट हो रहा है, देखो ट्रांजेक्शन 1 तो गायब हो गई, रोल बैक हो गई, मगर आगे भी तो देखने कि कोई और ट्रांजेक्शन तो नहीं रोल बैक हो रही। तो T3 के बाद T2 हुआ है, T3 के बाद T2 अलाउड है भाई, क्योंकि T2 जो है यंगेस्ट है। ठीक है, तो ये केस अलाउड है, इसका मतलब सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रोल बैक करेगी, दैट इज T1। नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे हमारे पास 30 20 10 दे रखा है, यानी इसका सीरियल ऑर्डर बनेगा T1 T2 T3 ना, रिस्पेक्टिव वैल्यू है T1 T2 T3। अब चेक कर लो सबसे छोटा कौन है, T3 है, उसके बाद T2 है, फिर T1, T3 T2 T1। इस केस में सेम ट्रांजेक्शन है, सेम रहेगी। अब देखो क्या मजा है कि रीड से राइट हो रहा है, ठीक है, मैंने ऊपर वाला बता ही दिया है, मतलब तुम बना ही दोगे। रीड से राइट हो रहा है तो T2 से T1 जा रहा है, तो T2 से T1 जा रहा है, हाँ अलाउड है भाई, अलाउड है। यहाँ चेक करो, रीड से राइट हो रहा है यानी T3 से T2 जा रहा है, हाँ T3 से T2 अलाउड है भाई, इसका मतलब नो रोल बैक, इस केस में कोई रोल बैक नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये शेड्यूल दे रखा है, इसमें T1 T2 T3 20 10 30 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा शेड्यूल चेंज कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, हमने 20 10 30 है ना, सीरियल ऑर्डर देखेंगे तो T2 T1 T3, अब तो तुम्हें समझ में आ गया वो कैसे बना रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है रीड ए रीड बी, यानी ट्रांजेक्शन 2 में रीड बी करना है, फिर ट्रांजेक्शन 3 में रीड सी करना है, फिर ट्रांजेक्शन 1 में बी करना है, फिर सी करना है, फिर डी करना है। ठीक है, उसके बाद राइट राइट और राइट। क्लियर। अब देखो इस केस में दिक्कत कहाँ हुई कि जैसे ही हमने यहाँ पे राइट ए लिखा, अब राइट ए, देखो राइट ए आता है तो ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे कुछ हो तो नहीं रहा, तो ए तो यहाँ कहीं है नहीं ट्रांजेक्शन में, तो ए इसकी दिक्कत तो है नहीं। राइट ए जब यहाँ करा पर्टिकुलरली, दिख रहा है ना तुम्हें भाइयों। तो राइट ए जब यहाँ करा तो हमने देखा कि एक तो ट्रांजेक्शन 1 का रीड ए उठ के बोल रहा है कि भाई तुमने रीड के बाद राइट करा है, दूसरा ट्रांजेक्शन 1 का राइट ए बोल रहा है कि राइट के बाद राइट करा है। तो क्या अलाउड है क्या, T1 के बाद T2 अलाउड है? चेक करो, T1 के बाद T2 नहीं 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 नहीं, T2 तो पहले आ रहा है, यानी इस पर्टिकुलर केस को रोल बैक कर दो। अब तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे भी तो गड़बड़ है, रीड के बाद राइट हो रहा है, मगर तुम सोचो ना कि इसको तो रोल बैक कर दिया है, तो हमें आगे की टेंशन क्या लेनी जो इससे रिलेट कर रहा है, लेनी है। मतलब अगर हम T1 से रिलेट करने की कोशिश करें, T2 तो उड़ा दिया ना, तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो रोल बैक सिर्फ T2 होगा। ठीक है, उस केस में भी T2 ही हो रहा था, अगर T2 T3 नहीं नहीं T2 T3 देख रहे हो सही बैठ रहा है, T2 के बाद T3 तो सही बैठ रहा था, एनीवेज रोल बैक T2 ही हुआ। सेम क्वेश्चन है, सेम, बस यहाँ पे 10 20 30 यानी T1 T2 T3 बोल दिया। यानी तुम्हें पता था दिक्कत कहाँ आ रही थी, यहाँ दिक्कत आ रही थी कि रीड के बाद राइट कैसे कर रहा है। तो जब चेक करा कि T1 के बाद T2 हो रहा है, तो T1 के बाद T2 अलाउड है, अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे वही सेम। अब यहाँ चेक करते हैं थोड़ा सा कि रीड के बाद राइट हो रहा है, क्या अलाउड है T2 के बाद T3? T2 के बाद T3 इज अलाउड, देयरफॉर नो रोल बैक। क्लियर। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है हमारा, ये बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का BTOP है ना, प्रोटोकॉल का, अलाउड टू एग्जीक्यूट शेड्यूल दैट इज नो रोल बैक। अगर किसी ने अलाउड कर दिया है, किसी प्रोटोकॉल ने शेड्यूल को अलाउड कर दिया, इसका मतलब कोई रोल बैक नहीं होगी। तो इफ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सीरियल ऑर्डर। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, मैंने बताया हुआ है सब, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है, व्यू सीरियलाइजेबल क्या होता है ना। तो प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज जरूर कर लेना, तो ज़्यादा क्लियर होगा, वरना आराम से क्लिक हो रहा होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है तो मस्ट बी बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ठीक है, अगर हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के बेसिस पे देखें, तो अगर हमारी बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल ने अलाउ कर दिया किसी शेड्यूल को, यानी कोई रोल बैक नहीं आया, इसका मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल टोपोलॉजिकल ऑर्डर के बराबर है। जैसे कि हम देखते आए हैं कि T1 T2 T3, अगर तुम पिछले एग्जाम्पल में देखोगे जिसमें भी रोल बैक नहीं आया है, उसका अगर तुम टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनाने की कोशिश करोगे तो सेम ऑर्डर आएगा। अब देख लेते हैं थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, या थॉमस राइट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट शॉर्ट फॉर्म है, ये खुद बनाई है, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे बोलते हैं, TWRTSO। ठीक है, तो थॉमस राइट रूल है, थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये सेम है, देखो बिकॉज ऑफ रीड सेम है, यही होता था बेसिक में भी, कि अगर रीड करने की कोशिश की उससे आगे उससे यंगर यानी उससे ज़्यादा अच्छे टाइम स्टैम्प पे राइट हो रखा है तो हम रोल बैक कर देंगे, तो बिकॉज ऑफ रीड। क्लियर। हम इस केस में भी सेम है, ये भी इस तरह से सेम है कि अगर रीड हो रहा है और अगर हम राइट करने की कोशिश करें, रीड कहाँ हो रहा है, एक अगर हम टाइम स्टैम्प के बेसिस पे देखें, T2 अगर T2 का हायर टाइम स्टैम्प या यंगर है, तो T1 जो है राइट नहीं कर सकता, रोल बैक हो जाएगा बिकॉज ऑफ राइट। ठीक है, तीसरे केस में भी रोल बैक हो रहा चाहिए था, मगर नहीं होगा, क्योंकि हम ये कौन सी पढ़ रहे हैं, थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग देख रहे हैं, यही अंतर है बस, कि इस केस में अगर राइट के बाद राइट हो रहा है तो इस राइट को इग्नोर कर देंगे, भाई तू है ही नहीं, भाग यहाँ से। ठीक है, तो इग्नोरिंग राइट ए ऑफ ट्रांजेक्शन 1 कंटिन्यूइंग एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन 1। ठीक, इसको इग्नोर करके आगे अगर कुछ है तो आगे एग्जीक्यूट कर दो, सिंपल। देखो इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या दिक्कत है, देखते हैं सब। तो ये देखो ट्रांजेक्शन T इशूज़ रीड ए, अब रीड करने का तो सेम है, सेम एज बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग है ना। तो उसमें भी यही हुआ था, अगर किसी ने राइट कर रखा है, यानी किसी का राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ए ज़्यादा निकला हमारे टाइम स्टैम्प ऑर्डर ऑफ ये ट्रांजेक्शन T, तो हमारा रोल बैक हो जाएगा, ये बताया हुआ है। नहीं तो अलाउ कर दो रीड ए को, सेम लिखा है, अलाउ कर दो रीड ए को टाइम स्टैम्प में, और जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, रीड वैल्यू ऑफ ए या फिर जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में है हम वो रख दो। क्लियर। तो ये था हमारा ट्रांजेक्शन T इशूड रीड वाला। अब राइट में क्या है, राइट वाले केस में देखो कि एक चीज़ ये दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आए, एक दिक्कत आ सकती है बस छोटी सी, कि इग्नोर केस में क्या क्या हो रहा है। देखो ये चीज़ मैंने बताया, अगर रीड कर रहे हैं
अगर बिकॉज ऑफ रीड क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा। अगर राइट हो रखा है तो ट्रांजेक्शन 2 में, अगर रीड हो रहा है, सॉरी अगर राइट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले रीड हो रखा है तभी हमारा रोल बैक हो जाएगा। राइट राइट में अब इग्नोर कर देंगे। इतना तुम्हें समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया। बस एक ये केस बताना था मेरे को कि देखो रीड के बाद राइट हो रहा है, यहाँ राइट हो रहा है, तुम राइट राइट बोल के ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ रीड भी हुआ है ना, तो इस केस में रोल बैक कर देंगे। अभी थोड़ा आगे समझ में आएगा जब एग्जाम्पल देखेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो अब री टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ए अगर ज़्यादा है हमारा टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन टी, तो हम क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे। ये चीज़ पता है राइट के केस में यही हो रहा है। राइट के केस में इस पर्टिकुलर सेकंड केस में देखो कि रीड की वैल्यू ज़्यादा निकली राइट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, तो क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। एल सिर्फ अगर राइट की ज़्यादा निकली राइट से, देखो राइट और राइट, क्योंकि हम राइट की बात करें ना, ट्रांजेक्शन इशूड राइट में, तो अगर किसी राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ ए ज़्यादा निकली हमारी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन T1 में, तो हम क्या करने वाले, इग्नोर करने वाले हैं इसको। एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ टी, कंटिन्यू मतलब कि बाकी काम चालू रखो, बाकी के देखो यार, है ना, रीड राइट बाकियों के देखो। एल्स क्या है, एल्स क्या है, अलाउड राइट ए, एल्स के केस में अलाउड है बाय ट्रांजेक्शन। और हम क्या करें, मान के क्योंकि देखो रीड राइट दिक्कत दे रहा है तो उसको हम क्या मान लेंगे, आखिरी है वो, तो उस केस में हमारा राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू वही हो जाएगी उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की टाइम स्टैम्प वैल्यू। क्लियर। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लेट से तुम्हें एक शेड्यूल दे रखा है, टाइम स्टैम्प दे रखा है 10 20 30, तो T1 T2 T3 तुम्हें पता ही है। ठीक है, हम बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग भी देखेंगे और थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग भी देखेंगे। ठीक है, बेसिक तो तुम्हें मैंने बता ही रखा है कि रीड के बाद राइट हो रहा है, यानी T1 के बाद T2 अलाउड है, सही है। ठीक है, ऑर्डर में बैठ रहा है सीरियल में, मगर यहाँ T2 के बाद T1 इज़ नॉट अलाउड, तो ये रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, T2 के बाद T1 इज़ नॉट अलाउड। अगर हम यही चीज़ अगर हम थॉमस राइट में देखें तो पहला केस तो अलाउड है, राइट के बाद राइट मैंने क्या बताया था, इग्नोर करना है, इग्नोर कर दिया, तो इसको छोड़ के यहाँ पे जो था हमने चला दिया भाई, इसको इग्नोर कर देना, बाकी कंटिन्यू रखना है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर केस में रोल बैक हुआ ट्रांजेक्शन उनका, इस पर्टिकुलर केस में कोई रोल बैक नहीं हुआ। और अगर हम एच डैश की बात करें, अब ये नई चीज़, ये अच्छा कॉन्सेप्ट, यही बताना चाह रहा था मैं कि एच डैश जो है हमारा एक सीरियल शेड्यूल है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हें पता है कि T1 के बाद T2 के बाद T3 होना है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में R1 W1 W2 W3 तो ये हमने ऑर्डर बना दिया, 1 1 पहले रख दिया, फिर 2 फिर 3। यही होता है सीरियल ऑर्डर। सीरियल शेड्यूल ऑलवेज प्रिजर्व करेक्टनेस या करेक्टनेस प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो T1 T2 T3। अब इस केस में क्या हुआ कि ये व्यू इक्वल टू सीरियल शेड्यूल, ये पर्टिकुलर शेड्यूल जो है वो व्यू इक्वल निकला। ठीक, कोई रोल बैक नहीं है, यानी एक्सेप्ट कर लिया इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ने, ये हमें समझ में आता है। तो इस प्रोटोकॉल ने एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर एट व्हाट कॉस्ट, इसको इग्नोर करके, है ना। तो व्यू इक्वल है कि एच डैश से कैसे पता चला, तुम्हें पता होगा, मैंने व्यू इक्वल के टाइम पे बताया था कि पहले इनिशियल रीड होता है, तो ठीक है R1 है, उसके बाद यहाँ कोई अपडेट रीड कुछ नहीं दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है राइट करा जा रहा है ट्रांजेक्शन 3 में, तो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन 3 में, तो ये व्यू सीरियल व्यू इक्वल है, ठीक है, टू सीरियल, ये समझ में आता है। अगला देखो, शेड्यूल दे रखा है 10 20 सिंपल, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में देखेंगे कि रीड करा फिर राइट करा, यहाँ पे राइट करा राइट करा, कोई दिक्कत होगी क्या बताओ। T1 से T2 तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 20 जा रहे हैं T1 से T2, मगर यहाँ T2 से T1 में दिक्कत हो रही है फॉर डेटा आइटम बी, है ना। तो बी के केस में राइट के बाद राइट यानी खत्म, रोल बैक हो गया ट्रांजेक्शन 1। मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्या देखो, हमने राइट के बाद राइट कर रहे हैं तो इस केस को इग्नोर कर देना है, तो यहाँ कोई रोल बैक नहीं हुआ। यही समझाने की कोशिश हो रही है कि बस थॉमस राइट रूल में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि राइट के बाद राइट हो रहा है तो भाई उसको इग्नोर करना है, रोल बैक नहीं करना। तो अगर हम इसका सीरियल ऑर्डर निकालने की कोशिश करें तो यार है R1 W1 A B फिर W2 A W2 B, ये सीरियल है, तो ये व्यू इक्वल निकला, एस और एस डैश दोनों व्यू इक्वल निकले। क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट देख लो कि हमें एक शेड्यूल दे रखा है, ये भी कुछ नया सिखा रहा है तुम्हें, 10 20 यानी T1 के बाद T2 जा रहा है सीरियल ऑर्डर में अगर देखें तो रीड करा राइट करा ए को, उसके बाद राइट टू ए, तो अलाउड है ना, क्योंकि T1 के बाद T2 जा रहा है। मगर इस केस में दिक्कत है क्योंकि राइट के बाद हम T2 के बाद T1 में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अलाउड हमारे किसमें, बेसिक टाइम में, तो रोल बैक हो गया। क्लियर। इस केस में देखो, इस केस में ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना, ये मज़ेदार है कि रीड राइट करा रीड करा राइट करा, यहाँ पे ये रीड बीच में आ रहा है, समझ रहे हो, रीड और राइट दोनों ही है, मगर राइट के बाद राइट में इग्नोर करना चाहिए था, याद है तुम्हें, राइट के बाद राइट में इग्नोर। मगर मैंने तुम्हें केस बताया था ना, अगर रीड भी हो रहा है तो क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे, क्योंकि रीड हो रहा है ना। और क्यों करेंगे अब समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि अगर हम इसका एच डैश दैट इज सीरियल ऑर्डर निकालें, तो सीरियल ऑर्डर में अगर तुम देखोगे कि इनिशियल रीड R1 है, सही बात है, फाइनल राइट जो है R2 भी है, वो भी ठीक है, मगर ये पर्टिकुलर जो रीड है ना R2 का, ये अपडेटेड रीड है। तो ये अपडेटेड तो है नहीं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो T2 में ये इनिशियल रीड है, क्योंकि डेटा आइटम बी का अगर हम देखें रीड जो है वो T2 इनिशियल रीड है, यहाँ पे इनिशियल रीड ये है, तो इस केस में गड़बड़ हो गई ना, तो ये व्यू इक्वल नॉट व्यू इक्वल सीरियल। क्लियर। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम इसको भी इक्वल कर सकते थे, मगर इसलिए मैंने बताया कि जब ये रीड होगा तो हम क्या करेंगे, मैंने वो जो इफ एल्स में भी बताया था कि क्योंकि इफ एल्स में अगर इफ रीड हो रहा है ना आगे कहीं तो हमेशा रोल बैक होगा। तो थॉमस राइट रूल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जो है वो अलाउ करता है एग्जीक्यूशन को शेड्यूल ओनली इफ शेड्यूल ऑफ रिजल्ट ऑफ शेड्यूल जो है वो व्यू इक्वल निकले टू सीरियल। थॉमस राइट रूल से जो प्रोटोकॉल से जो भी ट्रांजेक्शन पास होती है अलाउ होती है वो हमेशा व्यू इक्वल होती है सीरियल के। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें जो बेसिक टाइम स्टैम्प हमने देखा था वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होती है सीरियल से, है ना, और ये थॉमस राइट होती है व्यू इक्वल। तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल में गारंटी पहले तो सीरियलाइजेबिलिटी होती है, ठीक है, सीरियल होती है, डेडलॉक फ्री होती है, क्योंकि डेडलॉक का कॉन्सेप्ट याद हुआ तुम्हें जब हम लॉक लगाया करते थे, है ना, तो ऐसा कोई रिसोर्स होल्डिंग और वेटिंग का कुछ है ही नहीं, है ना, बताया था ना, शेयर्ड लॉक एक्सक्लूसिव लॉक हम लगाते थे, वो सब है ही नहीं यहाँ पे। और नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन, तो स्टारवेशन की दिक्कत रहती है,
क्योंकि मान लो कि ट्रांजेक्शन 1 ने क्या करा, राइट के बाद रीड करने की कोशिश की तो अलाउड नहीं करा, रोल बैक हो गया, है ना, दोनों ही केस में। क्योंकि रीड के केस में तो थॉमस वाला भी और बेसिक वाला दोनों ही बोलते हैं कि रोल बैक कर जाओ, तो बिकॉज ऑफ T2 रोल बैक हो गया। अब कुछ देर बाद उसने सोचा कि मैं फिर से क्या करता हूँ, रीड करता हूँ, मगर उससे पहले ही हमारा ये जो है भाई साहब यंगर जो थे, इन्होंने राइट फिर से रोल बैक करवा दिया, फिर से रोल बैक करा दिया, ऐसे करके चलता रहेगा। तो T1 सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन। आखिरी चीज़ क्या है कि नॉट अवॉइड नहीं कर पाता कि रिकवरेबिलिटी को, कास्केडिंग रोल बैक या फिर लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करेगा भाई। ये सब काम किसके हैं, स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी के हैं, है ना, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल के ये सारे काम है। तुम इससे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो कि ये पर्टिकुलर शेड्यूल जो है वो पास हो रहा है, इसमें राइट के बाद रीड हो रहा है, ठीक है, राइट के बाद राइट हो रहा है, क्योंकि T1 T2, ठीक है, T1 के बाद T2 है ना, तो सीरियल शेड्यूल इस तरह का। तो हमारा बेसिक और टाइम स्टैम्प जो है दोनों ही अलाउड कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल अलाउड कर रहे हैं सीरियल ऑर्डर को, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, पहले कमिट हो गया, ये कमिट पहले नहीं होना चाहिए था। मान लो कि तुमने रीड करा, मैंने बताया हुआ ये है ना पहले भी कि ये रिकवरेबल नहीं है, रीड के बाद राइट हो रहा है, राइट के बाद रीड हो रहा है, रीड तो हो गया, मगर मान लो ये रोल बैक हो गया तो उससे पहले कमिट हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, मतलब रिकवरेबल नहीं है, तो सीरियलाइजेबल बट नॉट रिकवरेबल, ठीक है। तो ओनली अवॉइड बाय स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी, ये चीज़ समझ में आई। तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी ही अवॉइड करेगी। तो समझ में आया तीसरा प्रोटोकॉल कौन सा होने वाला है हमारा, ये आखिरी देखते हैं। तो देखो तीसरा और आखिरी स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो समझ में आ गया होगा, एक तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग लगेगी, वो तो फॉलो होना चाहिए। दूसरा कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि रीड, अगर तुम यहाँ पे राइट कर रहे हो तो कमिट और रोल बैक कर दो रीड राइट करने से पहले, सिंपल। वैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट, अगर हम स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो ये गारंटी करता है सीरियलाइजेबिलिटी और गारंटी करता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। रिकवरेबल है स्ट्रिक्ट, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट पहले ही उसमें सेकंड कंडीशन दोनों प्रूव होनी चाहिए ना, डेडलॉक फ्री है और नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन, ये भी स्टारवेशन से फ्री नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट लाइक स्ट्रिक्ट 2PL, याद होगा कि स्ट्रिक्ट 2PL को हमने करेक्ट माना था फॉर करेंसी कंट्रोल, ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जो है वो करेक्ट है, अगर हम कंकरेंसी कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, है ना। एक्सप्रेसिव पावर की बात करें तो यहाँ पे सीरियल शेड्यूल आता है, ये आखिरी, ठीक है, आखिरी चीज़ है, उसके बाद बंद करते हैं। सीरियल शेड्यूल के बाद स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, उसके बाद आता है थॉमस राइट। तुम्हें याद होगा थॉमस राइट में एक इग्नोर केस होता है। तो देखो जैसे जिसमें स्ट्रिक्ट कंडीशन ज़्यादा होती है ना वो अंदर आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट वाले अंदर, उसके बाद आते हैं बाहर वाले, ठीक है। तो हमने इसमें बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग शेड्यूल जो है वो अंदर आते हैं, उसके बाद थॉमस राइट आता है, ठीक है। यानी हर बेसिक जो है वो थॉमस हो सकता है, मगर हर थॉमस बेसिक नहीं हो सकता। बताया हुआ है कि कहीं बेसिक में रोल बैक हो रहे थे, है ना, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में। तो यही था बस, और तुम समझ गए होगे, और क्वेश्चन लगाते रहना, थ्योरी रिवाइज करते रहना।